नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी के इस कालांश में पीरियड में आप सबका स्वागत है। कल हम लोग जितना पढ़े थे तो उससे आगे आज पढ़ते हैं। तो कल हुआ था कि जो महाभोज में जो उनके पात्र थे उसके बारे में लेखिका कहती हैं कि वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। ऐसा लेखिका कहे, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में, लेखिका कहती है कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष। अनिवार्य योग्यता क्या थी? उम्र में 16 वर्ष हो जाना और शिक्षा में मैट्रिक 10वीं। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की, अर्थात वह 16 वर्ष की हो गई और मैट्रिक भी पास हो ली, सुशीला उनकी बहन। तो सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही, छत्र छाया इन लोगों का साथ हटते ही, साथ खत्म होते ही, तो इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद, अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। हमें अपना वजूद, अपना अस्तित्व मालूम हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी, एक कुशल गृहिणी, शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री, खाना पीना बनाने वाली कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। उनका कहना था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भठियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से भठियार खाना क्या, जहाँ पे भट्ठी जलती हो, भठियार खाना हो गया। तो खाना पीना तो रसोई में बनती थी तो उसे भठियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्ठी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, क्योंकि उस समय आज़ादी का माहौल चल रहा था। तो विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी। नरम पार्टी, गरम पार्टी, नरम दल, गरम दल, इस तरह से बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब जो लोग आते थे उनको चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी भी वहीं पे, भंडारी जी भी वहीं बैठा लेते थे उनको, पिताजी भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 तो सन 42 में भारत आंदोलन था कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्तों, शहीदों बलिदानियों, शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों, उनके बलिदान, उनके त्याग, सेक्रीफाइस, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था, आक्रांत, पीड़ित। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से
परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर अर्थात इंटरमीडिएट में 11th में फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। हिंदी की जो अध्यापिका थी शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, ककहरा कख गघ ककहरा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, वो कॉलेज 1 साल पहले ही बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर, उसे साहित्य की परिभाषा क्या है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश, जो इकट्ठा हुआ ज्ञान है, उसे साहित्य कहते हैं। तो साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद जो एक माने जाने लेखक से बढ़कर जैनेंद्र भी बहुत अच्छे लेखक, अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जैनेंद्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। बच्चों, अगर जिनकी रुचि होगी पढ़ने में, यदि होगी, तो जैनेंद्र की एक पुस्तक है। अब तो देखिए बहुत सारी पुस्तकें गूगल पे उपलब्ध हैं, डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कास्ट हैं। तो जैनेंद्र की एक बहुत छोटा उपन्यास है त्यागपत्र, आप लोग ज़रूर पढ़िए यदि इच्छा है तो। ठीक है, तो था सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ, अब की बार जब दोबारा पढ़ी, अब यह स्वाभाविक है, किताबों को आप जितनी बार, कहानी को जितनी बार, किसी भी लेख को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वह और अच्छे से समझ में आएगा और नई नई चीज़ें आपको निकल कर के सामने आती जाएंगी। इस बार कुछ समझ के साथ, यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्यागपत्र, देखिए आ भी गया। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू, भगवती कौन? भगवती चरण वर्मा, भगवती बाबू का चित्रलेखा, हाँ चित्रलेखा भी है, बहुत ही अच्छा, मैं तो 3-4 बार पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा उपन्यास है। देखिए 3 उपन्यास जो हैं उनकी कहानी एक ही, कहानी का थीम एक ही है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर बधू और आम्रपाली, आम्रपाली के शायद वृंदावन लाल वर्मा हैं, थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 3 उपन्यास तीनों पढ़ा हूँ। वैशाली की नगर बधू, चित्रलेखा और आम्रपाली, जिसमें से चित्रलेखा को तो 4 बार 5 बार पढ़ा, या जितनी बार, मैं जैसा पहले ही बोला कि किसी भी पुस्तक को जितनी बार पढ़िए उतनी बार उसमें से नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं। तो बहुत ही बेहद और चर्चित
और बहुत अच्छा उपन्यास है चित्रलेखा। पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। जो परिस्थितियाँ थी उसमें सक्रिय, जो चल रहा था उसमें मैं भी सक्रिय भागीदारी बन गई, ऐसी लेखिका कह रही हैं, बदल दिया। सन 46-47 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? उस समय ये स्थिति थी, आंदोलन चरम पे था कि घर में बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियाँ सुबह सुबह लोगों को जागरूक करना, सुबह सुबह जो है देश के लिए, देश पे हो रहे बलिदानों के लिए गीत गाए जाते थे, लोगों को उत्साहित किया जाता था अंग्रेज़ों के खिलाफ, अर्थात आज़ादी के लिए। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। लावा क्या होता है? ज्वालामुखी का जो देखते होंगे आग उछलती है, उसे क्या बोलते हैं? लावा। रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था। एक बवंडर, शहर बवंडर आप लोग देखेंगे जैसे आंधी तूफान होता है, तो ऐसे ही बवंडर, एक बवाल शहर में मचा हुआ था। और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, प्रतिबंध, सारी वर्जनाएं, सारी रुकावटें और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, कैसे गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र से शादी, अब राजेंद्र कौन? राजेंद्र यादव, ठीक है। राजेंद्र यादव कौन है? हंस पत्रिका एक निकलती थी, आज भी निकलती है शायद, तो चूँकि इधर आती नहीं इसलिए मालूम नहीं है। तो हंस पत्रिका है, बहुत दिनों तक उसके संपादक मुंशी प्रेमचंद भी थे, राजेंद्र यादव रहे। तो वही राजेंद्र यादव जिन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, लेखक भी हैं, एक संवाददाता थे, संपादक थे। तो वे राजेंद्र यादव से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा लालसा, यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यश पाना उनकी एक कमजोरी थी कि यश चाहते थे, और उनके जीवन की धुरी केंद्र था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना
चाहिए, कुछ अलग से बनकर कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से, उनके क्रोध से बच गई थी। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, हड़ताल किया होगा, जुलूस निकाला होगा, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना मुहावरा है, आग बबूला होना। तो पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए, झल्लाते हुए ही वे गए थे। गुस्से से झल्लाते हुए, भन्नाते हुए गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। पिताजी के पास गई, लेकिन बहुत डरते हुए। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पे चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह निवेदन कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। जो आंदोलन ये लोग कर रही थी वह पूरे देश की, तो यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद, गदगद होना बहुत प्रसन्न होना, यह भी मुहावरा है। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे, और मैं अवाक कुछ न बोलना, केवल अचंभित होकर देखते रहना। और मैं अवाक, मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी, यही वास्तविकता थी। ठीक है। एक घटना और, लेखिका कहती हैं कि एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा, तो मुख्य बाजार का चौराहा क्या बोल रहे हैं उसे, चौपड़ अर्थात मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ, और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी बहुत पुराने ख्याल के डरपोक व्यक्ति, दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों
को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। उन दकियानुसी मित्र की वजह से कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं, ऐसा वो पिताजी से कह रहे हैं। वे तो आग लगाकर चले गए, आग लगाना झगड़ा लगाना, ठीक है। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, क्रोध में रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग, अंतरंग जिससे बहुत घनिष्ठता हो, अंतर अंग अर्थात जिससे बहुत घनिष्ठता हो, अंतरंग मित्र और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। उनके पिताजी, एक मित्र तो आग लगा के चले गए और एक मित्र यहाँ पे जो बहुत अंतरंग है, खास है, वो बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, कह रहे हैं कि आपने कुछ मिस किया, खो दिया। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, धुआंधार लगातार मेरी तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। चलिए ठीक है, वो जो कह के गए थे अब ये बहुत अच्छी तारीफ़ कर दिए हैं। पिताजी प्रसन्न ही नहीं गर्वान्वित हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, प्रेम था, लगाव था, जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों, बहुत सारे विरोध मन में जो उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशेष बनने का, अलग हट करके एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, इच्छा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता, जागरूकता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया।
इन लोगों के लिए कॉलेज का थर्ड ईयर का क्लास ही बंद कर दिया कि जिससे ये लोग यहाँ एडमिशन न ले, निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। इतना हुड़दंग बाहर रह करके मचाया कि उनको फिर से कॉलेज को चलाना, थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, यह ख़त्म हो गई। कौन सी खुशी थी? आज़ादी। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उधर कॉलेज का थर्ड ईयर शुरू हो गया और इधर देश को आज़ादी मिल गई, और जिस लिए इन लोगों ने हुड़दंग मचा रखी थी वह कार्य पूरा हो गया। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, शताब्दी 100 वर्ष, शताब्दी की सन 1900 से 2000 के बीच की, तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। और आज अब यहीं तक। प्रश्न अभ्यास पर चर्चा हम लोग अगले पीरियड में कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।